तो आज हम बात करेंगे बेटा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट हम जो पुराने वाले हमने देख चुके हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एंटिटीज रिलेशनशिप। थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे जिससे आपको याद आ जाए कि चीजें हमने पहले पिछले क्लासेस में क्या डिस्कस किया हुआ था और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम बनाते क्यों हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हमने अब एसक्यूएल भी साथ में हम पैरेलली पढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है आपका? सिंपल उसका इंप्लीमेंटेशन है, या आप बोल सकते हो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब उसका डिजाइन पार्ट जो आप बात करते हो, डिजाइन, वो डिजाइन आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू करते हो। मतलब अगर हम बात करें कोई भी आप टास्क परफॉर्म करना जो आप करते हो कि हाँ मुझे ये पहले प्रोसेस करना है, देन मुझे ये दूसरा टास्क परफॉर्म करना है, फिर मुझे ये सब टास्क परफॉर्म करना है, देन कंप्लीट होके आपका पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिजाइनिंग की आप बात करते हो वो डिजाइनिंग जो हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू करते हैं। और इसको डिजाइन करने के लिए आप कुछ सिंबल्स यूज करते हो। जो आप ईआर डायग्राम डिजाइन करते हो, ईआर डायग्राम डेवलप करते हो, उसको आप कुछ सिंबल्स के थ्रू यूज करते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, जो ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ई आर मींस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, वो आपका सिंपल सा देखा जाए तो एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो क्या करता है, आपका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का उसको ग्राफिक्स के टर्म में या कहना चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ईआर डायग्राम क्या है? आपका एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो सिंपल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस का। ठीक है, इसमें आप क्या क्या शो कर सकते हो? रिलेशनशिप शो कर सकते हो, कंस्ट्रेंट शो कर सकते हो, आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा का सारा आप शो कर सकते हो। तो बट ऑब्वियस है बेटा, जब भी आप कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो उसको अगर आप एक पेपर पे बनाओ तो सिंपल आप क्या करते हो? एक रफ डायग्राम डिजाइन करते हो कि हाँ मुझे पहले ये काम करना है फिर ये काम करना है। वैसा ही कुछ यहाँ आप उसको क्या करते हो? कंसेप्चुलाइज करते हो। तो एक सिंपल सी बात है, ये जो ईआर डायग्राम है एक कंसेप्चुलाइज्ड मॉडल है जो क्या करता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जो बताते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर कहना चाहिए रिलेशनशिप में कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और साथ में ये भी बात होती है कि हाँ कि इन पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड हैं। तो ये सारी चीजें बात हो जाती है बच्चे। तो अगर हम बात करें तो ईआर डायग्राम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। मैंने पहले भी बताया था, एक होता है एंटिटी सेट, एक होता है एट्रीब्यूट्स, और थर्ड होता है रिलेशनशिप सेट। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं बच्चे, ये चीजें पहले भी आपको मैंने क्लियर किया हुआ था। तो बेटा अगर एंटिटी सेट की हम अगर बात करें तो एंटिटी सेट का मतलब क्या हुआ? एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। एंटिटी सेट का मतलब ये हुआ ऐसा कलेक्शन एंटिटीज का, ऐसा कलेक्शन जो सेम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो आपका है स्टूडेंट टेबल है, सपोज दैट ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट भी कहलाएगा, एंटिटी सेट भी कहलाएगा। क्यों एंटिटी सेट कहलाएगा? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट को शेयर कर रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होते हैं। तो कोई भी अगर स्टूडेंट होगा तो उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नाम होगा, उसका कुछ एज होगा, ठीक है, कुछ कोर्सेस हो सकते हैं, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जो कंप्लीट टेबल टेबल है उसको आप बोलते हो स्टूडेंट एंटिटी सेट। अब ध्यान रखो, यहां ध्यान रखो, हम कभी कभी या इन जनरल टर्म्स में स्टूडेंट को हम एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेट ना भी बोले तो कंप्लीटली हम इसको एंटिटी भी बोलते हैं। अब देखो बेटा, इसमें अगर आप टर्मिनोलॉजी को समझते चलो तो देखो, अगर स्टूडेंट एंटिटी सेट है तो ये कहलाएगा E1 एंटिटी, ये कहलाएगा E1 एंटिटी। एक एंटिटी हो गया E1, ये दूसरा एंटिटी हो गया E2, ये तीसरा एंटिटी हो गया E3। जितने रोज उतने एंटिटीज हो गए, तो ये आपका E4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके जो एंटिटीज हैं, जितने भी एंटिटीज है, ईच रो रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, और हर एंटिटी आपस में एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, इसका रोल नंबर 1 है, अक्षय और 20 है। अगर दूसरे का रोल नंबर 2 है और नाम अगर अक्षय भी हुआ और एज अगर 20 भी हुआ, तो भी डिफरेंशिएट कैसे होंगे? रोल नंबर के बेस पे। तो बट ऑब्वियस है, हर रो जो होता है वो
आपका एक एंटिटी है। तो ईच रो रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, इसलिए मैं बोल रहा हूं जितने रोज उतनी एंटिटीज हो गई, जैसे E1 E2 E3 E4 E5 E6। इसलिए कंबाइंड बच्चे, इसको आप कंबाइंड में एंटिटी भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्टूडेंट एंटिटी भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर रो एक एंटिटी है जो एक दूसरे से क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है जो एक दूसरे को आपस में डिफरेंशिएट कर सके। अदरवाइज अगर मुझे सेम टू सेम रो अगर इंसर्ट करना हो, मतलब मैं यहां चाहता हूं 1 अक्षय और 20, अगर मैं यही यहां पास इंसर्ट करना चाहूं, ठीक है, तो इंसर्ट करना चाहूं तो इंसर्ट हो जाएगा अगर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाइड नहीं है। मान लो प्राइमरी की अप्लाइड नहीं है तो 1 अक्षय और 20 इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका कोई रिलीवेंसी नहीं है। क्यों नहीं रिलीवेंसी है? क्योंकि ऑलरेडी 1 अक्षय और 20 इंसर्टेड है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो जाके एंटिटी बन पाएगा। दूसरी बात करें बच्चे इसमें और टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो अगर आप देखो तो ये जो रोल नंबर है, नेम है और एज है, वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो एंटिटी की मेरे पास एक और डेफिनेशन आ गई। एंटिटी की एक और डेफिनेशन क्या आ गई मेरे पास कि एंटिटीज आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर मान लो स्टूडेंट आपका टेबल है, उसी को स्टूडेंट रिलेशन भी बोलते हो और उसी को आप क्या बोलते हो, एंटिटी भी बोलते हो और एंटिटी सेट भी बोलते हो। ठीक है, तो एंटिटीज आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब ये जो एट्रीब्यूट्स है, वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स का मतलब कोई प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको एट्रीब्यूट हम क्यों रखते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आप अगर ऐसा बोलो तो एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर प्रॉपर्टीज और सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स आल्सो। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो एट्रीब्यूट होगा किसी ना किसी डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। जैसे रोल नंबर है, मान लो नंबर है, नेम जो है वो आपका var_char_2 है, ठीक है, या कैरेक्टर टाइप का है। वैसे ही एज जो है वो आपका नंबर टाइप का है। तो देखो हर जो एट्रीब्यूट है वो कोई ना कोई डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, साथ में उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का सेट है उसके पास, ठीक है, जिसके थ्रू वो दूसरे एट्रीब्यूट से डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें तो स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर है, नेम है और एज है। तो ये आपके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए आपके। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये आपके क्या है, ये सारे के सारे डेटा वैल्यूज हैं। ठीक है, तो चलो ये आपके डेटा वैल्यूज हो गए। अब अगर एज के डोमेन की बात करें तो एज के डोमेन क्या हो गए, ये जो एज की वैल्यूज है वो डोमेन हो गया। अब जो भी एज का डोमेन होगा वो एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक कॉलम एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। जो एक कॉलम है वो एक ही डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। तो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। जो डोमेन होता है वो कलेक्शन किसका होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो ये क्या है, एज का डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एज। ठीक है, फील्ड और कॉलम, रोल नंबर नेम एज जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके कॉलम या फील्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड और रो ये आपके क्या कहलाएंगे, एंटिटीज कहलाएंगे या रो कहलाएगा। ठीक है, टेबल जो है स्टूडेंट टेबल, उसी को आप बोलते हो कि स्टूडेंट जो टेबल है वो आपका टेबल है या रिलेशन है या एंटिटी है, तो इसी को आप बोल दो टेबल। ठीक है, इसी को बोल दो रिलेशन। ठीक है, और इसी को बोल दो आप सिंपल एंटिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि एंटिटी सेट क्या है, एंटिटी भी मुझे पता चल गया। ठीक है, और हमको एट्रीब्यूट्स भी पता चल गए बच्चे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमें ये भी पता चल गया फील्ड, रिकॉर्ड्स और ये सारे के सारी चीज मुझे पता चल गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन की, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम फॉलो करते हैं वो चेन साइंटिस्ट के नोटेशंस को फॉलो करते हैं। चेन साइंटिस्ट ने इनका रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो चेन साइंटिस्ट जो थे उनके रिप्रेजेंटेशन को हम फॉलो करते हैं। एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और जो भी हम यार डायग्राम में बनाएंगे वो इन जनरल हम चेन नोटेशंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो भी एंटिटी होगा, जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ईआर डायग्राम में। जब आप डिजाइन करोगे तो ईआर डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रेक्टेंगल के थ्रू। आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रेक्टेंगल के थ्रू। तो स्टूडेंट को आप रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, चलो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट एंटिटी को आपने रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल विच कंटेन्स द एंटिटी नेम। तो उस रेक्टेंगल के अंदर आप एंटिटी का नाम लिख देते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप से डिनोट करते हैं। एट्रीब्यूट को
ओवल शेप से डिनोट करते हैं, जो क्या कंटेन करेगा, एट्रीब्यूट का नेम। तो अगर स्टूडेंट का एट्रीब्यूट अगर एज है तो मैं ओवल बनाऊंगा और एज लिख दूंगा। अगर स्टूडेंट का एट्रीब्यूट फोन नंबर है तो मैं ओवल बनाऊंगा और फोन नंबर लिख दूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर कस्टमर एंटिटी है तो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा और कस्टमर लिख दूंगा। ठीक है, अगर कस्टमर का एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी है तो मैं ओवल बनाऊंगा और कस्टमर आईडी लिख दूंगा। बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है। ठीक है, अब बात करें इन द चेन नोटेशन वी डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ एंटिटीज। तो जो एंटिटी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, समझना, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और दूसरा होता है वीक एंटिटी सेट। समझने की कोशिश करते हैं ये होते क्या है, क्या डिफरेंस होता है। तो इन जनरल अगर मैं तुमको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं बच्चे, तो मैंने कीज बताए थे। कीज में आपको बताया था प्राइमरी की, और प्राइमरी की में मैंने बताया था कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होता ही होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि प्राइमरी की में क्या है फंडा, कि हर टेबल में एक प्राइमरी की तो होता ही होता है। और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, प्राइमरी की का मतलब यूनिक प्लस नॉट नल। इन जनरल अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो स्टूडेंट टेबल में मान लो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट का फोन नंबर है। ठीक है, तो अगर आप क्या देखोगे, प्राइमरी की किसको बनाते हो, हर टेबल में एक कॉलम को, हर टेबल में आप क्या करोगे, एक कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे। ठीक है, और एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की हो भी नहीं सकती, एक ही प्राइमरी की होगा, लेकिन एक प्राइमरी की होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपरली रिलेशन स्टैब्लिश करना है एक से ज्यादा टेबल में, तो एक प्राइमरी की तो होना ही चाहिए। और प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, यूनिक होना चाहिए और साथ में नॉटनल भी होना चाहिए। ठीक है, यूनिक और नॉटनल। ठीक है, यूनिक भी हो और कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी जो होता है उसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। जिस टेबल में आप प्राइमरी की बना पाते हो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है, क्योंकि टेबल को ही आप एंटिटी बोल रहे हो। तो जिस टेबल में आप प्राइमरी की बना पाते हो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाता है, जिस टेबल में नहीं बना पाते हो वो वीक एंटिटी होता है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, तो लेमन टर्म में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट उन सेट को बोलते हैं जिसमें प्राइमरी की हम बना पाते हैं, और वीक एंटिटी सेट में हम ऐसे एंटिटी को या ऐसे टेबल को या ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जिसमें प्राइमरी की हम नहीं बना पाते हैं, या कोई ऐसा कॉलम या कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं मिल पाता है जो सफिशियंट होता है कि उसको प्राइमरी की हम बना के प्राइमरी की के रूल को फॉलो कर पाए, मतलब यूनिक प्लस नॉट नल के कंडीशन को फुलफिल कर पाए। तो समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो a strong entity set is an entity that contains sufficient attributes to uniquely identify all its entities। मतलब वहां हमारे पास एट्रीब्यूट सफिशिएंट होते हैं, या कहना चाहिए एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम ऐसा होता है जो कि प्राइमरी की को के कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और साथ में नल भी नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज नथिंग बट एन एंटिटी सेट हैविंग अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट और टेबल विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी की कॉलम। ठीक है, द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई अंडरलाइनिंग इट। द स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल रेक्टेंगल। तो याद करो अभी हमने पढ़ा कि एंटिटी को आप रेक्टेंगल के अंदर रखते हो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ना, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, एंटिटी को सिंपल रेक्टेंगल में रख दो तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी ही माना जाएगा। जैसे कस्टमर टेबल था तो मैंने कस्टमर को आपने क्या कर दिया, रेक्टेंगल में रख दिया, मतलब सिंपल सी बात है, कस्टमर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उसके पास कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट या कॉलम है जो प्राइमरी की बना सकता है, जैसे कि कस्टमर आईडी। वैसे ही अगर मैंने स्टूडेंट को रेक्टेंगल के अंदर रख दिया तो बट ऑब्वियस है इसके अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम या एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की बन सकता है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब जो प्राइमरी की बन पाएगा, जो प्राइमरी की बन पाएगा, आप एट्रीब्यूट को ओवल में रखते हो तो जैसे स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की बन जाएगा। तो क्या करोगे, अरे प्राइमरी की बन पाएगा तो प्राइमरी की को क्या कर देते हैं हम, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की बन पाते हैं या बनते हैं या प्राइमरी की होते हैं, उस टेबल का प्राइमरी की होता है, उसको आप क्या कर देते हो, अंडरलाइन से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो आप क्या करना है, ओवल के साथ अंडरलाइन लगा दोगे तो सीधी सी बात है वो आपके प्राइमरी की कहलाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, रेक्टेंगल में रख देना है।
और प्राइमरी की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन कर देना है, बस इतना सा। तो देखो चेन नोटेशन के अकॉर्डिंग आपने ओवल बनाया और अंडरलाइन कर दिया। अब बात आती है कि हम वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी क्या है? तो वीक एंटिटी सिंपल सी बात है, डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए उस टेबल को, उस रिकॉर्ड को, उस रिलेशन को। ठीक है, मतलब सीधी से लैंग्वेज में समझे तो जिसके पास ऐसे कोई एट्रीब्यूट ना हो या कॉलम ना हो जो प्राइमरी की बना पा रहा हो। ठीक है, तो फिर हम उसको प्राइमरी की कैसे बनाएंगे? तो उसका प्राइमरी की बनाने का एक तरीका है, समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। सपोज करो बच्चे, मेरे पास एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, एक मेरे पास कस्टमर टेबल है और दूसरा मेरे पास लोन एंटिटी सेट है। ठीक है, एक लोन टेबल है और एक कस्टमर टेबल है। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक कस्टमर टेबल है, एक लोन टेबल है। ये बात तो मुझे समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। अब जब बेटा कस्टमर टेबल है तो कस्टमर में कस्टमर आईडी जो है वो आपका यूनिक है, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। चलो, तो कस्टमर आईडी क्या होगा? प्राइमरी की बन जाएगा। चलो अच्छी बात है, कस्टमर आईडी हमारा प्राइमरी की बन जाएगा। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये हम जो बात कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? बैंकिंग सिस्टम की। तो समझने की कोशिश करना बेटा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो वीक एंटिटी सेट होते हैं उसका प्राइमरी की हम कैसे बनाते हैं। तो मैं बैंक सिस्टम की बात कर रहा हूं। बैंक के पास एक टेबल है कस्टमर का और एक टेबल है लोन का। जो कस्टमर का टेबल है उसमें कस्टमर आईडी है। अगर आप देखो कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है और कस्टमर का एड्रेस है। ठीक है, अब कस्टमर आईडी प्राइमरी की बन जाएगा और लोन में आपके पास लोन का नेम है, लोन का डेट है और अमाउंट है। तो देखो यहाँ होम लोन, एजुकेशन लोन, और होम लोन में देखो डेट है, डेट देखो सेम है, और ये आपका एजुकेशन अमाउंट हो गया ऐसा। तो बट अब ये से देखो लोन के पास ऐसा कोई ऐसा एट्रीब्यूट मुझे नहीं दिख रहा है जो प्राइमरी की बन पाए। क्यों? क्योंकि लोन सेम नाम के हो सकते हैं, होम लोन बहुत सारे लोग ले सकते हैं, मे भी पॉसिबल है। ठीक है, जो लोन है, होम लोन है, वो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, एजुकेशन लोग बहुत सारे लोग ले सकते हैं, और लोन की डेट भी सेम हो सकती है, लोन का अमाउंट भी सेम हो सकता है। तो मुझे कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है बच्चे जिसको मैं प्राइमरी की बना पाऊं। ठीक है, अब मान लो कस्टमर लोन बोरो करता है। ठीक है, अब यहां मेरे पास दो एंटिटी है, कस्टमर और लोन। ठीक है, अब हर लोन जो बोरो करेगा, फॉर ईच लोन एक बोरोवर तो होगा ही होगा, कम से कम एक बोरोवर होगा, तभी लोन एंटिटी में होगा वो, लोन नेम में तभी आएगा। मतलब अगर उस नाम से कोई लोन लिया नहीं गया होगा तो लोन नेम में कैसे आएगा? अगर मान लो कोई कस्टमर होम लोन नहीं लेगा तो कैसे, तो इसका नाम कैसे आएगा? जैसे कि मान लो इस बैंक में किसी ने कार लोन नहीं लिया हुआ है। देखो, इस बैंक में किसी ने कार लोन नहीं लिया हुआ है, इसलिए यहां लिस्टेड नहीं है। केवल क्या लोन लिया गया है? होम लोन और एजुकेशन लोन। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि फॉर ईच लोन एक बोरोवर तो कम से कम होना चाहिए। एक लोन के लिए कम से कम एक बोरोवर होगा, तभी वो लोन वाले में लिस्टेड होगा, अदरवाइज वो लोन वाले में लिस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर एक बात को समझें हम, अगर कि हम समझने की अगर कोशिश करें तो हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर लोन ले ही ले। जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर लोन ले, कुछ कस्टमर ने लोन लिया होगा, कुछ ने नहीं भी लिया होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कस्टमर एंटिटी जो है वो लोन पे डिपेंडेंट नहीं है। कस्टमर एंटिटी लोन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर लोन ले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो बैंक का कस्टमर है वो हर कस्टमर ही लोन ले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कस्टमर इस पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन में बिना कस्टमर के लिए हुए लोन में एंट्री होगी नहीं। मतलब जब तक कोई कस्टमर लोन ना ले, लोन में उसकी एंट्री नहीं होगी। मतलब जैसे होम लोन किसी ने लिया तभी यहां एंट्री हुई, एजुकेशन लोन किसी ने लिया तभी यहां एंट्री हुई, लेकिन कार लोन किसी ने नहीं लिया तो देखो यहां एंट्री नहीं है। इसका मतलब लोन जो है वो कस्टमर पे डिपेंडेंट है। लोन इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर, समझो। और जहां डिपेंडेंसी हो गई, पक्का है वहां आपको प्राइमरी की मिलने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ जो लोन एंटिटी है वो डिपेंडेंट है। अब कस्टमर में कस्टमर आईडी तो प्राइमरी की बनने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वीक एंटिटी कौन है? जो कि ओनर एंटिटी पे डिपेंडेंट है। ओनर कौन है?
कस्टमर, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, लोन इस पे डिपेंडेंट है, तो ओनर एंटिटी कौन हो गया? कस्टमर। ठीक है, तो वीक एंटिटी कौन हुआ? लोन, जो कि ओनर एंटिटी पे डिपेंडेंट है, उसके पास प्राइमरी की नहीं है। लेकिन इसके पास क्या होता है? पार्शियल की। तो यहां लोन नेम को हम पार्शियल की बना सकते हैं, पार्शियल की है। ठीक है, पार्शियल हम इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी की तो नहीं है। ठीक है, यूनिकली डिफाइंड तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन पार्शियल है, पार्शियल की बना सकते हैं। ठीक है, तो वीक एंटिटी सेट का जो प्राइमरी की बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है समझो। अगर मुझे वीक का प्राइमरी की बनाना है, वीक का, तो डब्ल्यूपी के वीक और प्राइमरी की, सॉरी, वीक एंटिटी सेट का प्राइमरी की के लिए वीक और प्राइमरी की मैं बोल रहा हूं, तो हम बनाते कैसे हैं? पार्शियल की, और इसी को हम बोलते हैं पार्शियल की, पीए के, पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, समझना मेरी बात को। पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर प्लस प्राइमरी की ऑफ ओनर एंटिटी, प्राइमरी की ऑफ ओनर एंटिटी। मतलब मुझे अगर वीक एंटिटी का प्राइमरी की बनाना है तो मैं क्या करूंगा? पार्शियल की यूज करूंगा इसका, या डिस्क्रिमिनेटर यूज करूंगा। पार्शियल की को हम डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। तो पार्शियल की क्या है? लोन नेम। पार्शियल की क्या हो गया? लोन नेम प्लस प्राइमरी की ऑफ ओनर एंटिटी। ओनर कौन है? किस पे डिपेंडेंट है? कस्टमर पे, तो इसका प्राइमरी की क्या है? कस्टमर आईडी। अब मैं, अगर आप देखो तो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, क्योंकि कस्टमर आईडी से पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर कौन से लोन को लिया हुआ है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी प्लस लोन को अगर मिला दूं तो ये आपका प्राइमरी की बन जाएगा वीक एंटिटी का। तो कभी भी वीक एंटिटी का आपको प्राइमरी की बनाने के लिए बोला जाए तो वीक एंटिटी का प्राइमरी की आप कैसे बनाते हो? ध्यान रखना, आप पार्शियल की को मिक्स कर देते हो ओनर के प्राइमरी की के साथ, तो जो बन के आता है लोन नेम प्लस कस्टमर आईडी, वो आपका बनेगा, क्या बनेगा? आपका प्राइमरी की बनेगा किसका? लोन एंटिटी का। ठीक है, तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि हाँ, अब यहां पास मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास प्राइमरी की बन गया किसका? लोन का। ठीक है, तो यहां पास डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल जो की होता है, जो डिस्क्रिमिनेटर होता है और जो पार्शियल की होता है, वो वीक एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट अलाउज द डिस्टिंक्शन टू बी मेड। इट इज क्रिएटेड बाय अ प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी और ओनर एंटिटी और आइडेंटिफाइंग एंटिटी। और यहाँ स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन है? कस्टमर। ओनर एंटिटी कौन है? आपका कस्टमर। या आइडेंटिफाइंग एंटिटी कौन है? कस्टमर। ठीक है, तो उसमें से आप क्या लोगे? इसका प्राइमरी की, कस्टमर आईडी, ठीक है, प्लस द पार्शियल की ऑफ द वीक एंटिटी सेट। पार्शियल की क्या है? लोन नेम। तो प्राइमरी की क्या बन गया? लोन नेम प्लस कस्टमर आईडी। तो ध्यान रखना, ऐसे हम बनाते हैं। तो अगर आप देखो तो कार लोन का जिक्र नहीं है इसमें, क्योंकि किसी कस्टमर ने कार लोन नहीं लिया है। पर्सनल लोन का भी जिक्र नहीं है, क्योंकि किसी ने पर्सनल लोन भी नहीं लिया है। ठीक है, सो वी कैन से दैट loan is a weak entity which is dependent on the strong entity customer set, कस्टमर एंटिटी सेट। तो यहां से हमने लोन वाले में से पार्शियल की ले लिया। ठीक है, अब यहां देखो, लोन एंटिटी सेट में जो आपका दो एग्जैक्टली सेम एंट्री है, होम और ये होम, ये दो एग्जैक्टली सेम एंट्री है। कैसे देखो? होम, लोन डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसने बोरो किया? तो अब अगर मैंने यहां से लोन नेम और प्लस कस्टमर आईडी लगा दिया, तो अब आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन से कस्टमर ने कौन सा लोन लिया, क्योंकि यहां से आइडेंटिफिकेशन तो मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही रो सेम थे, लेकिन अब आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सिंपल सा फंडा था आपका स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी का। आगे अगर डिफरेंसेस की बात करें तो की डिफरेंसेस स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में क्या है? The basic difference between a strong entity and a weak entity is that the strong entity has a primary key, whereas a weak entity has the partial key, which act as the discriminator between the entities of a weak entity set. A weak entity set always depends on the strong entity set for its existence, whereas a strong entity is independent of any other entity's existence. A strong entity is denoted with a single rectangle. Strong को हम कैसे बताते हैं? सिंगल रेक्टेंगल से। जबकि वीक एंटिटी को कैसे बताएंगे? डबल रेक्टेंगल से। ध्यान रखना, तो अब ध्यान रखना, अगर मैं लोन को बताऊंगा तो लोन को डबल रेक्टेंगल के अंदर लिखूंगा। तो अब यहां मैं लोन लिख दूंगा डबल रेक्टेंगल में। ध्यान रखना, यहां लोन डबल रेक्टेंगल में आएगा, लेकिन कस्टमर सिंगल में आए, सिंगल रेक्टेंगल में आएगा। तो कस्टमर कैसा आ जाएगा? सिंगल में। ये आप आ गया, कस्टमर आपका सिंगल रेक्टेंगल में आ गया और लोन आपका डबल रेक्टेंगल में आ गया। ठीक है,
So the relationship between two strong entities is denoted with single diamond, whereas a relationship between a weak and a strong entity is denoted with a double diamond. ये हम देखेंगे, ठीक है. The strong entity may or may not show the total participation, but the weak entity always shows total participation. ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है वो डिपेंडेंट तो होता नहीं है, तो उसमें आपके पास पार्टिसिपेशन हो, टोटल पार्टिसिपेशन हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वीक एंटिटी में इसकी गारंटी होगी, ठीक है. और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे. तो मुझे अब समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंपल रेक्टेंगल से बताएंगे और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से बताएंगे, और इसका नाम हम रेक्टेंगल के अंदर रख देंगे, और जो वीक वाला होगा उसका नाम हम इन के कहना चाहिए डबल रेक्टेंगल जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर रख देंगे. ठीक है. इज दैट क्लियर?